ठीक है, तो ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मई महीने का करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, मई 2025 का। ठीक है, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो ये बदल दिए गए हैं। अब ABCD में से चुनना है। अजय कुमार है क्या? देखो, आंसर इज सी। तो इसका आंसर है अजय कुमार। सो अजय कुमार के बारे में जान लो कि ही वॉज फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, नाउ ही इज़ द न्यू यूपीएससी चेयरमैन। और इससे पहले कोई महिला थी, प्रीति सूडान, द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स 315 से लेकर 323 तक पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 316 में लिखा हुआ है कि द चेयरमैन एज वेल एज द अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनका टेन्योर 6 ईयर्स होता है, ध्यान रहे, या फिर 65 साल रिटायरमेंट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। 665। हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025। तो इसका सही आंसर है बानू मुश्ताक, ए ऑप्शन। ठीक है, ये कोई महिला हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025, बानू मुश्ताक फ्रॉम कर्नाटका हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 फॉर हर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, जिस किताब का नाम है हार्ट लैम्प, ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ा, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय दीपा बश्ती। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि ये जो बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 मिला है, एक तो उस किताब का नाम पूछ सकते हैं, द लैम्प, हार्ट लैम्प, और दूसरी चीज़ ये पूछ सकते हैं कि ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये कन्नड़ा में लिखी गई थी, जिसको बाद में इंग्लिश में दीपा नामक किसी ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया है। अच्छा, 2024 लास्ट ईयर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसने जीता? कोई जेनी फ्रॉम कायरोस जीते थे। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो गिर ही गई होगी, 151 है, काफ़ी बिल्कुल अबिस्मल है। 151 रैंक है। पिछली साल 159 थी, इस साल थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, सरप्राइजिंगली। तो नॉर्वे और एस्टोनिया याद रखो कि टॉप 2 कंट्रीज़ हैं व्हेन इट कम्स टू प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और आखिरी पोजीशन पे एरिट्रिया आता है, दैट इज़ एट 180th प्लेस। तो इसमें इंडिया का ही इंपॉर्टेंट है, 151। और टॉप पे नॉर्वे है, सेकंड नंबर पे एस्टोनिया है। फिर विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। अब ये पूरा, अच्छा एस्ट्रिक क्यों बना रखा है? एनीवेज, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बिहार में हो रहा था, और इसमें पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, ये 5 जगहों पे हो रहा था, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली एज वेल। इनाग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी। गज सिम्हा याद रखना, इसका मैस्कॉट था गज सिम्हा, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट एज वेल एज लायन। ये सवाल ज़रूर बन सकता है। और इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक नया खेल को इंडक्ट किया गया है, दैट इज़ सिपाक टाकरा। ठीक है, इस स्पोर्ट्स के बारे में देख लेना, सिपाक टाकरा क्या होता है। ठीक है, तो एनीवेज हमारा आंसर क्या है इसमें कि कौन सा स्टेट टॉप किया है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जो कि बिहार में हो रहा था। ठीक है, बिहार के 5 जगहों पे। और देख लो, इसमें हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र टॉप किया है, तो उसने 58 गोल्ड मेडल जीता है, 47 सिल्वर जीता है और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कुल 158 मेडल्स जीता है। तो कैसे याद रखेंगे? 58 और 47 तो याद हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर 2 ही याद रखो, और टोटल याद रखो 158। बाय द वे सेकंड नंबर पे हरियाणा है विद 39 मेडल्स, 39 गोल्ड मेडल्स, या ऐसे कर लो कि 117 टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। ठीक है, तो ये हो गया महाराष्ट्र और हरियाणा। फिर अच्छा, जो होस्ट कर रहा था उसकी पोजीशन क्या है? तो 15वीं पोजीशन है। ठीक है, विद ओनली 36 मेडल्स। नाउ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। अब ये थोड़ा सा पुराना आया है, मतलब ये रिलीज़ ही नहीं हुआ था इतने समय से, तो अभी रिलीज़ हुआ है, बट फॉर द डेटा ऑफ 2023 रिलीज़ हुआ है। तो उस वक्त क्या मतलब इंडिया की रैंक आई? इंडिया की रैंक 130th प्लेस आई है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है बस। 2022 में 133 थी और इस बार 130 आई है। तो अगेन इसमें भी पहले नंबर पे आइसलैंड है और दूसरे नंबर पे नॉर्वे है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये कौन निकालता है? UNDP निकालता है। ठीक है, और हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच ऑल्सो इंक्लूड्स द इनकम पार्ट। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स को ये मेजर करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। इस साल की थीम क्या थी? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI।
ठीक है, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI इस बार का थीम था, राइट। तो ठीक है, इंडिया की रैंक 130 आई है। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस वर्ल्ड 2025? तो मिस वर्ल्ड कौन बनी है? अच्छा, ये 72nd वर्जन हुआ है मिस वर्ल्ड का, और इसमें इस बार कौन जीती हैं? सुचाता चुआंगश्री, पता नहीं कौन है ये। तो ये विनर है, फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम थाईलैंड। तो ये थाईलैंड से पहली बार कोई मिस वर्ल्ड बनी है, सुचाता चुआंगश्री या चांगश्री, जैसे याद रखना है रख लो। और फर्स्ट रनर अप हैं हसेट देरेजे अडमस्सू, बड़ा अजीब सा नाम है, एथियोपिया की हैं ये, ठीक है, हसे देरेजे अडमस्सू। और टॉप तो मतलब मिस वर्ल्ड बनी है सुचाता फ्रॉम थाईलैंड रीजन। दिस वाज द 72nd वर्जन ऑफ मिस वर्ल्ड एंड द इवेंट वाज हेल्ड इन हैदराबाद, हाउएवर सुचाता बिलोंग्स टू थाईलैंड, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नालसा का फुल फॉर्म है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 9 नवंबर 1995। केवल ईयर इंपॉर्टेंट है, 1995 को फॉर्म हुआ था। इसके पीछे एक स्टैच्यूट भी है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, टू प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उनके लिए फ्री लीगल सर्विसेज को प्रदान करना है, ठीक है। 1995 में बनाया गया था नालसा। और आर्टिकल 39A एंड बाय द वे कैपिटल ए के अंदर ये जो जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 अमेंडमेंट से, टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो इसमें जो लास्ट में लिखा है ना फ्री लीगल एड, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है नालसा की, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके पीछे कानून भी बना है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। और वैसे नालसा एज एन अथॉरिटी कब बनाई गई? तो 1995 में। तो इसके कौन बने हैं अभी? सूर्यकांत नामक कोई व्यक्ति बने हैं ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, हु बिकेम इंडियाज़ 86th चेस ग्रैंड मास्टर इन मई 2025। तो ये गुकेश नहीं बने हैं, कौन बने हैं? श्री हरि LR बने हैं। ये कौन है भैया? देखो, टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025 तो ये आर प्रज्ञानंदा जीते हैं। और वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024 पिछली बार का जो वर्ल्ड लेवल का हुआ था वो तो गुकेश जीते थे। और टाटा स्टील वाला जो है 2025 वाला वो आर प्रज्ञानंदा जीते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये ग्रैंड मास्टर जो है, चेस ग्रैंड मास्टर, दैट इज़ अ डिफरेंट टूर्नामेंट। तो ग्रैंड मास्टर यानी चेस ग्रैंड मास्टर का 86th वर्जन हुआ था मई 2025 से, उसमें जो जीते हैं दैट इज़ श्री हरि LR, ठीक है। हु वन 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज़ फॉर एडवांसमेंट्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है, दिस इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी लाइक Nobel Prize in the field of agriculture innovation. तो it was established by Norman Borlaug Foundation in the year 1986 और $500,000 प्राइज़ मनी इसमें मिलता है। और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ब्राज़ील से, मरियंजेला हुंगरिया, ठीक है, मरियंजेला हुंगरिया, इनको मिला है फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्षेत्र में कुछ निकाला है इन्होंने, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरियाज के एक आध नाम याद कर लो, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ फॉर एडवांसमेंट्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये मरियंजेला हुंगरिया ने जीता है। एंड दिस प्राइज़ वाज इंस्टीट्यूटेड एवर सिंस 1986 बाय नॉर्मन बोरलॉग फाउंडेशन, ठीक है। नाउ SRS रिपोर्ट क्या है? ये व्हाट इज़ इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू द SRS 2021 रिपोर्ट। ये अभी तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पब्लिश करता है ये रिपोर्ट। अच्छा, ये वाली है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021, और ये मई 2025 में रिलीज़ की गई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो चुका है, 2 चिल्ड्रन पर वुमेन। वैसे देखा जाए तो बिहार में 3 है और यूपी में अभी भी 2.7 है। एंड लोएस्ट देखा जाए तो दिल्ली में 1.4 है और वेस्ट बंगाल में 1.4 है। तो दिल्ली और वेस्ट बंगाल में टोटल फर्टिलिटी रेट लोएस्ट है। फास्टेस्ट डिक्लाइन इन चाइल्ड बर्थ रेट कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु, और सेकंड नंबर पे है दिल्ली, ठीक है। नाउ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बाय UN ये 2.1 डिक्लेयर कर रखा है कि इतना होगा तो फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो SRS 2021 रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और इंडिया ने अपना 2.0 अचीव कर लिया है, ठीक है। मैक्सिमम तुम्हारा कहाँ पे है? बिहार में, और फिर यूपी में है 3 और 2.7 रिस्पेक्टिवली। लीस्ट कहाँ है? तमिलनाडु एज वेल एज न्यू दिल्ली। फास्टेस्ट डिक्लाइन है तमिलनाडु और न्यू दिल्ली में। लोएस्ट कहाँ है?
दिल्ली और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल वैसे UN 2.1 रखता है। देन विच स्टेट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट? तो देखो वैसे देखा जाए तो मिज़ोरम और आइजवाल तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। माहे भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी लिटरेसी रेट है वहाँ पे, बट इस क्वेश्चन के लिए मिज़ोरम जाएगा इसका सही आंसर। इसकी कैपिटल आइजॉल पड़ती है और लल्डू होमा इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है। वाह क्या नाम है, ठीक है। लल्डू होमा इज़ द चीफ मिनिस्टर मिज़ोरम। मिज़ोरम हैज़ करेंटली और रिसेंटली हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, ठीक है। विच स्टेट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड सेकेंड फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास स्कीम? उल्लास स्कीम यही काम करता है, बस रैंकिंग दे देता है स्टेट्स को लिटरेसी के आधार पे, ठीक है। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2022. दिस स्कीम aligned with the new education policy of 2020. It targets adults aged 15 years and above to compute the literacy. 5 components of Ullas include foundational literacy and numeracy, critical life skills, basic education, vocational, continuing education. तो देखो बेसिक, वोकेशनल और कंटिन्यूइंग ये 3 हो गए। इसके अलावा लाइफ सेविंग वाला हो गया या क्रिटिकल लाइफ वाला, और एक हो गया फाउंडेशन न्यूमरेसी हो गया, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ उल्लास हैं और ये 2022 में स्टार्ट की गई थी, ये ध्यान रखना। उल्लास स्कीम अलाइनिंग विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें जो है दूसरे नंबर पे अभी कौन आया है? तो मेरे ख्याल से गोवा है। अच्छा ठीक है, मुझे केरला लग रहा था बट गोवा है, ठीक है। तो पहले नंबर पे मिज़ोरम है और दूसरा नंबर पे गोवा है। विच ऑपरेशन इज़ कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले सी टर्टल्स? तो ऑपरेशन ओलिविया ये है, इनिशिएटेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड फ्रॉम अर्ली 1980s से चला आ रहा है ये, टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडले सी टर्टल अलॉन्ग द ओडिशा कोस्ट। इसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस वल्नरेबल है और इट इज़ इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। तो इंडिया कोस्ट गार्ड के द्वारा ये किया जा रहा है। देन विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द थर्ड इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ सिंड्रोम? तो साउथ ईस्ट एशिया का पूछ रहा है, तो नेपाल तो होगा नहीं, भूटान भी नहीं होगा, कौन होगा, कौन हो सकता है? देखो आंसर इंडिया है, ठीक है। साउथ एशिया होना चाहिए था बाय द वे यहाँ पे। टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड इन साउथ एशिया। सो इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय WHO एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ट्रैकोमा इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ध्यान रखना, एंड इट अफेक्ट्स आइज़। तो ठीक है, तो ये पूछ सकता है ये वायरल है कि बैक्टीरियल है, और वहीं पे गलत हो जाएगा। तो बट रिमेंबर इट इज़ बैक्टीरियल ट्रैकोमा, और अब तो इंडिया ने इसको एलिमिनेट कर दिया है। नाउ ल्यूपेक्स मिशन हम जानते हैं कि एक बार पढ़ चुके थे, ये जाक्सा जापान के साथ मेरे ख्याल से मिल के होने वाला है। इसरो और जाक्सा ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, और वी कैन से चंद्रयान 5। तो इसका एक्सपेक्टेड डेट है अभी ये चेंज भी हो सकता है, 2028 के आसपास या 2029 के आसपास ये ल्यूपेक्स मिशन जाएगा इसरो और जाक्सा के साथ। फिर वेयर हैज़ द ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीन इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? तो ये यूपी में लखनऊ में होने वाला है, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। These are medium-range supersonic cruise missile, one of the world's fastest cruise missiles. It can be launched from submarine ships, aircraft or land. BrahMos is a joint venture between India and Russia. और इसकी कंपनी का ही नाम है BrahMos Aerospace Limited और built at a cost of 300 crores, ठीक है। तो ये मीडियम रेंज है, ठीक है, और दूसरी चीज़ सुपरसोनिक है, ये याद रखना टेक्नोलॉजी इसकी। और ये लखनऊ में अभी इसका खोला जा रहा है। नाउ विच 2 स्टेट साइन एन MOU फॉर द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट कौन से 2 राज्य मिल के कर रहे हैं, MOU साइन किए हैं? ताप्ती बेसिन मेगा प्रोजेक्ट, मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। सो जॉइंट इंटर स्टेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव अंडर दिस प्रोजेक्ट, वाटर विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम ताप्ती रिवर टू नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। तो कौन से 2 करेंगे इसमें? MP और महाराष्ट्र ही होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें ताप्ती नदी का कोर्स पता है तो इसका आंसर बता देते आराम से। ताप्ती नदी MP और महाराष्ट्र से गुजरती है, एंड इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द रेयर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ताप्ती को, और ऐसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट्स किए जा चुके हैं, जैसे केन बेतवा है UP और MP के लिए, और चंबल प्रोजेक्ट है राजस्थान और MP के लिए, ठीक है।
तो ये याद रखना, एमपी और महाराष्ट्र। इसके बाद है ताप्ती नदी के बारे में देख लो ये डायग्राम में। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर आफ्टर नर्मदा। इसका मुल्ताई हिल्स बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से सतपुड़ा रेंज में जो पड़ता है, सतपुड़ा रेंज से तुम्हारी तापी निकलती है एंड इट ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खम्बट इन अरेबियन सी। और इसके जो कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के नाम देख लो, जैसे अरुणावती गोमई, पूर्णा, मोना, ठीक है। और कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, ठीक है। तो ये अरुणावती, गोमई, मोना और पूर्णा, अनेर, ये कुछ नदी, ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती हैं, ठीक है। एंड ताप्ती इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। देन विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद उत्तर प्रदेश टू लॉन्च यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव। तो कौन सी संस्था ने पार्टनर किया है यूपी एग्रीज को अंजाम देने के लिए? मेरे ख्याल से ADB के कौन है? इसका आंसर दिया ही नहीं है, वाह। सो यूपी एग्रीज objective is to increase agricultural productivity and farmers income and the project cost is 3,900 crores, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक लोन देगा 2,737 करोड़ के रूप में and it will be implemented in 28 districts of पूर्वांचल and बुंदेलखंड regions। तो ये 2 रीजन्स पता होना चाहिए कि यूपी एग्रीज बेसिकली किन दो रीजन्स को केटर कर रहा है फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ बुंदेलखंड एज वेल एज पूर्वांचल रीजन। और इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता मिली है लोन के रूप में 2737 करोड़ रुपए। और दूसरा है AI प्रज्ञा इनिशिएटिव, दैट इज़ अंडर दिस 10 लाख यूथ विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग इन AI मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, AI प्रज्ञा इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें 10 लाख नौजवानों को दिया जाएगा ट्रेनिंग। ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट्स, तो ये पहलगाम टेरर अटैक है, सब लोग जानते हैं ये। और इसमें क्या है, राफेल जेट्स और स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स developed by UK as well as France and Hammer missiles and kamikaze drones, मतलब काफ़ी एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। एयर डिफेंस सिस्टम यूज्ड इंडियाज़ आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल और S-400। तो आकाश जो है ना वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, बस इसमें ये याद रखो। बाकी स्कैल्प और हैमर तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। और ये 7 मई को हुआ था पहलगाम टेरर अटैक का रिस्पॉन्स ऑपरेशन सिंदूर। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस साइट्स जहाँ पे बॉम्बिंग हमारे द्वारा रिस्पॉन्स किया गया था, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखो, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और इनके डेजिग्नेशन भी याद रखो कि विंग कमांडर हैं व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। नाउ एक ये कुछ मैप देख लो, यहाँ पे ये POK रीजन देख लो, ठीक है, ये वाला जो डार्कर रेड है। और ये शक्सगाम वैली देख लो, ये कहाँ पे पड़ती है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर देख लो कहाँ पड़ता है। तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, देख लिया, ये पड़ रहा है तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे अक्साई चिन तो ये वाला वर्टेक्स है, गिलगिट बल्टिस्तान ये वाला वर्टेक्स है। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कह सकते हो कि सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं। और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर शक्सगाम वैली है, ठीक। इधर वाले को हम लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर वाले को हम लोग LOC कहते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। चलो, हु इज़ द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ये विक्रम मिस्री हम लोग जानते हैं, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 2 साल के लिए बनते हैं बट कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। और ये फॉर्मेशन क्यों लिखा है? मेरे ख्याल से फॉरेन सेक्रेटरी का ऑफिस 1948 में बनाया गया था। Now Salem Saleh bin Braik has been appointed as the new Prime Minister of which country? Salem Saleh या सलेम सलाह ये बने हैं यमन के, ठीक है, सलेम सलाह। तो अब तुम अगर ये देखो, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं सलेम सलेह। और हाउथी रेबल्स का देखो क्या यहाँ पे बवाल हो रहा है, खैर वो चलो हम बाद में देख लेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर या CCC चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इंटर स्टेट जो इंडिया का पहला बन रहा है, तो उसमें कौन से राज्य इन्वॉल्व हैं? ऑफ कोर्स ये राजस्थान और MP होना चाहिए। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बन रहा है MP और राजस्थान के बीच, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सेफ एंड कनेक्टेड हैबिटेट फॉर री इंट्रोड्यूस्ड चीताज़। इसमें 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉरिडोर में एरिया है। और अगर की सेंचुरीज़ या पार्क्स देखा जाए तो इसमें कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी
फ्रॉम एमपी और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो कूनो, गांधी सागर फ्रॉम एमपी, गांधी सागर इज़ अ सेंचुरी, ठीक है, वेयर एज कूनो इज़ अ नेशनल पार्क। सो कूनो नेशनल पार्क फ्रॉम एमपी एंड गांधी सागर सेंचुरी फ्रॉम एमपी एंड मुकुंदरा टाइगर रिजर्व फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। इनको जोड़ के कॉरिडोर बनाया जा रहा है 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का। हु डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीनोम या जेनेटिकली एडिटेड राइस वेराइटीज़? तो ICAR ही होना, नहीं IARI है मेरे ख्याल से। कौन है ये? ICAR है, ठीक है, ICAR है। देखो, इंडिया डेवलप्ड 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ नेम्ड DRR धान 100, जिसको कमला भी बोलते हैं, और पूसा DST राइस 1। मेरे ख्याल से ये अभी हाल ही में हुआ है। और टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस, इट वाज डेवलप्ड बाय ICAR यूजिंग CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और चेंजिंग और करेक्टिंग DNA जीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड CRISPR-Cas9। तो इसका नाम याद इम्पॉर्टेंट है, पूसा DST राइस 1 और एक है DRR धान 100, ठीक है। तो एक में DST राइस 1 याद रखो, DST राइस 1, और एक DRR धान 100, ठीक है। ये दोनों बनाया गया है ICAR के द्वारा। नाउ वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM? ये क्या है? गोल्ड मेल्टिंग ATM अनवील्ड। तो फीचर्स बाय सेल प्योरिटी टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये गोल्ड सिक्का द्वारा कंपनी द्वारा बनवाया गया है, और ये मेरे ख्याल से हैदराबाद में ही होना चाहिए। तो वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM? गोल्ड मेल्टिंग ATM हैदराबाद में बनाया गया है। एंथोनी अल्बानीज री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, हम जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, ठीक है, ठीक है। नाउ हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन Formula 2 रेस एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स? पहले इंडियन कौन ऐसे हैं जो बने Formula 2 जीतने, जो मोनाको में हुआ था? तो इनका नाम है कुश मैनी, ठीक है। मोनाको में हुआ था Formula 2 ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें इंडिया के पहले ये हैं जो जीते हैं, फ्रॉम बेंगलोर कर्नाटका, कुश मैनी, ठीक है। फिर हु चेयर 10th गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? तो ऑफकोर्स चेयर तो कौन करते हैं? PM मोदी ही तो करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या है कि देखो, थोड़ा सा टेक्निकल होता है इसमें। PM मोदी चेयर कर रहे हैं ना, सबको क्यों कर दी हो, PM मोदी चेयर करते हैं गवर्निंग काउंसिल को, और ये 1 जनवरी 2015 को बना था। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, और इसका CEO इस समय नीति आयोग के CEO BVR हैं। देखो, CEO में 3 अक्षर आ रहे हैं, BVR भी इनिशियल्स ऑफ द नेम हैं, ठीक है। और चेयरमैन इज़ नरेंद्र मोदी, लाइक यू जस्ट नाउ रेड, और वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन देखो 2 शब्द आ रहे हैं, वाइस चेयरमैन 2 शब्द, तो सुमन बेरी, ठीक है। इस तरह से कुछ करके याद कर लो। देन विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम? सबसे ऊंचा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम विद अ 6 किलोमीटर ग्रिड किसने बनाया है? तो ये इंडिया ने बनाया है, भारत फोरकास्ट सिस्टम, BFS, भारत फोरकास्ट सिस्टम। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। It will provide forecasts with a 6 kilometer resolution. Developed by Indian Institute of Tropical Meteorology IITM Pune. It will be powered by ARCA supercomputer. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ARCA supercomputer द्वारा पावर किया जाएगा। 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, मतलब 6 किलोमीटर की ऊंचाई से ये बता सकता है, ठीक है। इसके बारे में और डेप्थ में देखेंगे हम लोग ChatGPT वगैरह से। तो ये है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, डेवलप्ड किसके द्वारा? IITM पुणे। फोरकास्ट्स विद 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन। इट विल बी पावर्ड बाय ARCA सुपर कंप्यूटर, ठीक है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड यशोदा AI इनिशिएटिव टू एनहांस वुमेन्स AI स्किल्स? तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किया था यशोदा AI। वुमेन को बेसिकली AI वगैरह सिखाने के लिए है, ठीक है। एम इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड इवन एम्पावर वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। और विजया किशोर इस समय NCW की चेयरमैन है, और NCW बना था 1992 में, बट उसका जो कानून बना था दैट वाज मेड इन 1990, ठीक है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। नाउ विच कंट्री assumed the chairmanship of एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25-26? तो ये मेरे ख्याल से जापान है, नहीं इंडिया है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कोई समिट होती है ये, APO, ठीक है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी चेयरमैनशिप अज्यूम किया है इंडिया, और 67th समिट के लिए, जो कि जकार्ता में होने वाली है। और
वैसे देखा जाए तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, टोक्यो जापान में है, लेकिन 67th वाला जकार्ता में जो होगा उसको इंडिया चेयरमैनशिप के रोल में प्रोसेस करेगा, ठीक है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन 25-26 के लिए, ठीक है। चलो फिर कमील इदरीस बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, इदरीस याद रखो बस, जैसे अभी हम लोग ऊपर देखे थे कोई सल्लेम सल्लेह करके नाम थे, वो यमन के थे बने। अब कमील इदरीस कहाँ के बने हैं, देखो कहाँ के बने हैं, ये बने हैं सूडान के, कमील इदरीस, ठीक है ठीक है। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड, ई मिथेनॉल मतलब ऑल्सो नोन एज ग्रीन मिथेनॉल, प्रोड्यूस्ड यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ग्रीन मिथेनॉल या ई मिथेनॉल प्लांट सबसे बड़ा वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ पे बनाया गया है, तो ये डेनमार्क में बनाया गया है, ठीक है। Who became the first known human to be successfully treated using the custom gene editing treatment, तो पहले ऐसे कौन ह्यूमन है जो सक्सेसफुली जीन एडिटिंग करके डिजीज़ वगैरह क्योर कर दिया गया है, तो ये हैं काइल केजे, और ये बच्चा है भाई इतना छोटा, 9-month-old boy suffers from CPS1 deficiency, a rare genetic disorder, toxic ammonia build up in the blood, तो क्रिस्पर मेथड का इस्तेमाल करके इनको सही कर दिया गया। तो केजे नाम याद रखो, काइल मुल्डून जूनियर, काइल केजे मुल्डून जूनियर, 9-month-old बेबी, ठीक है। इनको क्या बीमारी थी, CPS1 डेफिशिएंसी, जिसमें अमोनिया का एक्यूमुलेशन हो जाता था ब्लड में, ठीक है। 2 सवाल और देखते हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड, मेरे ख्याल से मंगोलिया होता है शायद ये, हाँ सही है। नोमैडिक एलिफेंट ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, यानी कि थल टेरेस्ट्रियल, हाँ वैसे भी एलिफेंट ज़मीन पे तो चलता है ना, ठीक है। तो ये इंडिया और मंगोलिया में होता है। उलन बटोर इज़ द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। नेक्स्ट, हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन टू कॉन्कर हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, शायद पढ़ चुके हैं हम लोग ये, काम्या कार्तिकेयन है मेरे ख्याल से, नहीं ये है विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय 16 ईयर ओल्ड फ्रॉम हैदराबाद हैं ये। काम्या कार्तिकेय यंगेस्ट फीमेल एट वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स ऑन 7 कॉन्टिनेंट्स, अच्छा वो यंगेस्ट फीमेल थी, जबकि अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल देखा जाए तो या बॉय की कैटेगरी में तो विश्वनाथ कार्तिकेयन है। क्या दोनों भाई भाई के हैं, क्या भाई बहन हो सकता है। तो अब ये देखो इसमें अंटार्कटिका का एक याद कर लो, विंसॉन, और साउथ अमेरिका का अकोनकागुआ याद कर लो, अर्जेंटीना में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का हमको पता है, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस जो कि रशिया में पड़ता है, और अफ्रीका का किलिमंजारो। तो ये 3 हाईएस्ट पीक्स याद रख लो, एल्ब्रुस रशिया या यूरोप कह लो, और ऑस्ट्रेलिया ठीक है याद है, अकोनकागुआ अर्जेंटीना साउथ अमेरिका, और माउंट विंसॉन ये अंटार्कटिका का ऊंचा पीक है। काम्या कार्तिकेयन यंगेस्ट फीमेल, और ये कौन है, विश्वनाथ कार्तिकेयन 16 ईयर ओल्ड फ्रॉम हैदराबाद, यंगेस्ट इंडियन, ठीक है। फिर ये क्या है, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ई हंसा, तो ये CSIR NAL ने बनाया है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु। CSIR NAL ने बनाया क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ई हंस, बस मोटा मोटा ऐसे याद कर लो, ई हंस किसने बनाया है, CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु, ठीक है। तो अब अगला से हम अगले में देखते हैं, अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये देख रहे हैं पहली CISF पर्सनल ऐसी या CISF ऑफिसर कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ गई हैं, तो ये गीता समोटा हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक 848 मीटर्स की ऊंचाई है इसकी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली CISF की सिक्योरिटी से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफिसर कौन है, जो तो गीता समोता है जो एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। Where was the world's first large scale commercial e-methanol plant inaugurated, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये डेनमार्क में इनाग्रेट किया गया है। ग्रीन मिथेनॉल भी बोलते हैं, ये ग्रीन हाइड्रोजन और CO2 की मदद से बनाया जाएगा ग्रीन मिथेनॉल। नाउ विच फिल्म वॉन पाल्मे डियोर अवार्ड 2025 कांस फिल्म फेस्टिवल में, पाल्मे डियोर अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है, मेरे ख्याल से ये इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को मिला है, पाल्मे डियोर अवार्ड in the Cannes Film Festival 2025. By the way, this is the highest prize in this summit. Cannes Film Festival जो होता है उसमें जो सबसे ऊंचा पद प्रतिष्ठा
वाला प्राइज़ होता है, पाल्मे डियोर, ये फ़िल्म को दिया जाता है, ठीक है। और ये जाफ़र पनाही ने बनाई थी ये फ़िल्म, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करें तो टार्ज़न एंड अरब नासिर। बेस्ट एक्ट्रेस क्लियो डायारा, और बेस्ट एक्टर दिल्लाने, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, दिल्लाने डायरिया, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस डायरिया और बेस्ट एक्टर दिल्लाने, और बेस्ट डायरेक्टर टार्ज़न करके कोई है, अरब नासिर, ठीक है। और पाल्मे डियोर तो मिला है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को, कांस फिल्म फेस्टिवल में मिलता है 2025 में हाईएस्ट अवार्ड। विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली रिकग्नाइज्ड बाय द WHO एज एन एज फ्रेंडली सिटी। अब ये कोझिकोडे है केरला में, और इट मीन्स कोझिकोडे ऑफर्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्दी लाइफ टू द सीनियर सिटीजन्स। तो इसका मतलब ये होता है एज फ्रेंडली सिटी कोझिकोडे को मिला है, और ये WHO देता है ये अवार्ड, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। तो इसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमको नहीं पता, ये INS अरनाला है, अरनाला। INS अरनाला ये पहली है 8 में से विच वॉज डिलीवर्ड, 7 more are to be delivered. It was built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers कोलकाता and L&T Shipyard। और ये किस श्रेणी में आती है? INS अरनाला आता है एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, इतना याद रख लो, INS अरनाला। नाउ वेयर वॉज नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल्ड। नॉर्थ ईस्ट का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल कुआं कहाँ खोदा गया है? तो ये दिरांग अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, अंदर गैस वैस होती है बहुत हाई प्रेशर में, तो उससे बनाते हैं एनर्जी। दिरांग अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट लॉन्च्ड आदि शक्ति अभियान फॉर वीमेंस एम्पावरमेंट। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, देवेंद्र फडणवीस जहाँ के CM हैं, उनके द्वारा आदि शक्ति अभियान फॉर विमेन एम्पावरमेंट स्पेशली इन द एरियाज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस वगैरह को रोकने के लिए आदि शक्ति अभियान किया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ 300th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। विच स्टेट टॉप इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो ये बेसिकली उसको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू जस्टिस डिलीवरी और ऑन द पैरामीटर्स ऑफ पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी एंड लीगल एड। तो किस स्टेट को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे ऊपर रखा गया है? तो कर्नाटका इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। विच कंट्री इज़ प्रोजेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। तो ये तो इंडिया बन चुकी है ऑलरेडी, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपने अप्रैल 2025 एडिशन में इसकी घोषणा किए थे। इट वाज Now World Economic Outlook report or magazine you can say it is released by the International Monetary Fund, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी वैसे देखा जाए तो US इज़ द नंबर 1, देन चाइना इज़ एट नंबर 2 एंड जर्मनी एट नंबर 3। अब जर्मनी और इंडिया में ज़्यादा फासला नहीं रह गया है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 8 to 10 months और इवन 1 year कि हम जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। और 5वें नंबर पे हमारा जापान है, ठीक है। इसको हमने पीछे किया है अभी। तो थोड़ा मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। तो US का ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन है, बट वो इतना अच्छा नहीं है बिकॉज उतना ही उनका ग्लोबल डेट मतलब नेशनल डेट भी है। चाइना का देखें 19.5 ट्रिलियन है, जर्मनी 4.9 ट्रिलियन एंड इंडिया 4.39 ट्रिलियन। व्हाट इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड? तो ये 29 को शायद पड़ता है, नहीं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है? 12 मई को होता है क्या? नहीं, ये 11 मई को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 का जो थीम था दैट वाज युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, शॉर्ट में यंत्र। तो आसान है याद रखना, इसके थीम में युगांतर आ रहा है, दैट मीन्स नॉट वर्ल्ड, नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के थीम में युगांतर शब्द आता है और ये 11 मई को मनाया जाता है। 1998 11 मई को क्या हुआ था? पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ वाजपेयी सरकार, और उस वक्त प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम और उनका काफ़ी योगदान था ऑपरेशन शक्ति में। ऑपरेशन शक्ति बेसिकली वही था, 11 मई 1998 को पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वाजपेयी की सरकार के
लीडरशिप में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 स्माइलिंग बुद्धा हुआ था इंदिरा गांधी की लीडरशिप में, ठीक है। नाउ व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड? मलेरिया तो पता है 25 अप्रैल, बट व्हाट अबाउट डेंगू? तो ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से होता है एंड ये एक वायरल डिजीज़ होता है, ध्यान रखना। और इसकी थीम इस बार जो है, ठीक है, इसमें डेंगू शब्द क्लीन सराउंडिंग्स एंड हेल्दी लिविंग। एनीवेज ये इतना छोटा नहीं आएगा, वैसे इतना याद रखो कि डेंगू इज़ कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, एंड थ्रू द बाइट ऑफ एडीज इजिप्टी, ठीक है। तो ये हो गया। देन विच इंडियन सिटी विल होस्ट 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप? तो कौन सा इंडिया का शहर है? तो अहमदाबाद गुजरात में जो पड़ता है वो एशियन लेवल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो 2026 अगली साल होगी उसको होस्ट करेगा। देन विच स्टेट लॉन्च्ड द अंकुर इनिशिएटिव फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये किसी स्टेट का है। इसका फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। जस्ट लाइक अमृत पैन इंडिया पे होता है, उसी तरह से अंकुर उन्होंने लॉन्च कर दिया है उड़ीसा में अपने स्टेट के लिए, ठीक है। नाउ हु सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस F42 javelin थ्रो एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इन स्विट्ज़रलैंड? तो ये किसने किया है? अब ये महेंद्र गुर्जर हैं कोई, इन्होंने क्या किया है, एक तो स्विट्ज़रलैंड में हो रहा था, पैरा एथलेटिक्स हो रहा था और वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स स्विट्ज़रलैंड 2025, इतना याद रखो पहली। दूसरी चीज़, कौन टूर्नामेंट का नाम याद रखो, मेंस F42 javelin थ्रो कैटेगरी और एज वेल एज टूर्नामेंट का नाम। तो ये हो गया मेंस F42 javelin थ्रो, स्विट्ज़रलैंड में हो रहा था 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। तो इसमें कोई महेंद्र गुर्जर हैं, वो जो है एक नया रिकॉर्ड बनाए हैं। नाउ विच कंपनी विल सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका? विच कंपनी विल सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका? तो ये टाटा और एयरबस मिल के इंडिया के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाएंगे। टाटा और एयरबस मिल के कर्नाटका में बनाएंगे, जिसमें कि H-125 हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे कोल्लार कर्नाटका से with joint efforts from Tata as well as Airbus. Which temple in Assam was recently designated as a model site for turtle conservation? मेरे ख्याल से ये नाग शंकर टेम्पल है, ठीक है। तो ये नाग शंकर टेम्पल जो है ये पहली बात असम में पड़ता है एंड इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ मॉडल साइट फॉर टर्टल कंजर्वेशन, ठीक है। Who became the first person to summit Mount Everest 31 times? अब ये वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, तो ये वही रीटा शेरपा वही होंगी, लगी पड़ी हैं अभी तक। 31 बार वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द UN जनरल असेंबली? अब ये 25 मई को किया जाता है, ध्यान रखना। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस था, वो पोखरण द्वितीय के उपलक्ष्य में। और 25 मई इज़ ये क्या है, वर्ल्ड फुटबॉल डे। और विच स्टेट बिकेम द 24th इन इंडिया टू अचीव 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला भी हाल ही में मई के महीने में कौन सा राज्य बन गया है, तो ये बताओ। दिस इज़ गुजरात एंड बाय द वे इट इज़ 24th स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन रेलवे। नाउ विच कंट्री रिवाइज्ड इट्स कोस्टलाइन लेंथ फ्रॉम 7516.6 किलोमीटर्स टू 11,098 किलोमीटर्स ड्यू टू एडवांस्ड मैपिंग टेक्निक्स? तो ये तो इंडिया ही है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का हम जानते हैं। नाउ बाय द वे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आर कोस्टल स्टेट्स। पुडुचेरी, अंडमान, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप आर यूनियन टेरिटरीज विच फॉर्म सी कोस्ट। तो हमारा अभी 7516 किलोमीटर से हटा के अब 11,090 में कुछ कर दिया गया है टोटल हमारा कोस्ट लाइन का लेंथ। एंड बाय द वे दिस एक्सरसाइज इज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, जिसका नाम ट्रेन का नाम है विस्टाडोम? तो MP होना चाहिए ये, नहीं, उत्तर प्रदेश है। सो उत्तर प्रदेश ने अपनी विस्टाडोम नामक कोई ट्रेन निकाली है, दैट इज़ सिग्निफाइज जंगल सफारी ट्रेन, ठीक है। विच कंट्री बिकेम 9th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक पहली बात तो ये मेरे ख्याल से ब्रिक्स का बैंक है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ठीक है। इट वॉज सेट अप बाय ब्रिक्स कंट्रीज़ इन 2015 और ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ दिल्मा रूसैफ। और ब्रिक्स की अगर मेंबर्स की बात करें तो BRICS तो हैं ही, बट अल्जीरिया, एथियोपिया, UAE वगैरह भी आ गए हैं। अब एथियोपिया कहाँ आ गया है, एक सेकंड, अल्जीरिया, इजिप्ट,
यूएई और इंडोनेशिया। ठीक है, देखो यू से तुम्हारे 2 आ रहे हैं, ब्रिक्स में कुछ नए मेंबर्स आए हैं जिसमें कि 2 देश के नाम यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक उरुग्वाय और एक यूएई। ठीक है, फिर 2 देश ऐसे हैं जिनके नाम आई और ए से, तो इंडोनेशिया और अल्जीरिया हो गया, और बचता है ई, दैट इज़ इजिप्ट और बांग्लादेश। तो मोस्ट एक पैटर्न यहाँ पे जो दिख रहा है, दैट इज़ वॉवेल्स से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज है ना, उरुग्वाय हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया और इजिप्ट हो गया। ठीक, बांग्लादेश एक अलग से याद रख लेना। तो ये कुछ नए कंट्रीज़ हैं। तो 9th मेंबर अभी कौन बना है इसमें, तो अल्जीरिया होना चाहिए। ठीक है, नाउ विच कंट्री अनाउंस द 175 बिलियन गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये गोल्डन डोम, ये तो इजराइल नहीं, गोल्डन डोम, हाँ ये हम जानते हैं। 175 बिलियन $US की लागत से बना गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएस ने बनाया है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। अब ये तो बदलते रहते हैं, ये वैसे छोड़ सकते हो, बट मोटा मोटा ऐसे याद रख लो कि पार्ट 6 में तुम्हारा हाई कोर्ट आता है। आर्टिकल 214 से 231 डील विद द हाई कोर्ट्स प्रोसीजर्स, पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 214 देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, टेन्योर 62 साल होता है। और आर्टिकल 214 से 31 तक होता है। शक्ल तो यार दाऊद इब्राहिम जैसे लग रही है। एनीवेज, तो आर्टिकल 214 से 232 तक तुम्हारा होता है, 31 तक होता है सॉरी, हाई कोर्ट जजेस का। 214 से 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही है, मतलब कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट हमारे ओल्डेस्ट हैं। दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 1862। एनीवेज, मणिपुर हाई कोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। कौन है ये, इनका नाम है सोमशेखर। ठीक है, और वैसे तो लिखा है 214 आर्टिकल में कि हर राज्य के लिए होना चाहिए, बट अभी फ़िलहाल में 25 हाई कोर्ट है। इन विच स्टेट वाज द बटरफ्लाई स्पीशीज़ यूथेलिया मैलाकाना रिसेंटली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो यूथेलिया मैलाकाना नामक कोई बटरफ्लाई है, वो अभी कहाँ मिली है पहली बार इंडिया में, किस राज्य में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिली है। ठीक है, यूथेलिनिया मालिकाना। नाउ विच इंटरनेशनल बॉडी अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर पैंडेमिक एग्रीमेंट। हाँ, ये हमने देखा था, ये पैंडेमिक एग्रीमेंट ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ले आया गया था। ठीक है, इसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है। ठीक है, इसका ठीक है, पैंडेमिक रिस्पॉन्स, प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस वगैरह के लिए ये है। Now, which ministry launched the E0 FIR initiative to combat cyber financial frauds? E0 FIR initiative, it was launched by Home Minister Amit Shah. It will automatically register cybercrime complaints. It will automatically register cybercrime complaints involving financial frauds over 10 lakh rupees. तो ये मेटी होना चाहिए, नहीं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में देख लेना। ठीक है, मतलब FIR जाके लिखवानी नहीं पड़ेगी, अपने आप ये 10 लाख से ऊपर का अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो फिर अपने आप इसको मान लिया जाएगा। इट विल ऑटोमेटिकली रजिस्टर साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स ओवर ₹10 लाख। तो ये व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस की है अभी, E0 FIR इनिशिएटिव। ठीक है, अब ये विच स्टेट सेलिब्रेटेड एनुअल कल्चरल फेस्टिवल श्री लिल्ली, ऐसे याद रख लो, श्री लिल्ली। तो ये कौन सा एनुअल फेस्टिवल किस राज्य का है, तो ये बी मणिपुर में है। ये लिली वैसे वहाँ पे एक फूल उगता है फुमडिस वगैरह वाले रीजन में। ठीक है, तो उससे हम पकड़ सकते थे। सिरोही है कि सिरोही है, क्योंकि सिरोही हम पढ़ चुके हैं मणिपुर में, और लिली फ्लावर्स भी पढ़ चुके हैं मणिपुर में, तो दोनों याद रख लो, सिरोही लिली मणिपुर। ठीक है, हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट 2025 इटालियन ओपन। देखो, मेन सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज जीते हैं, स्पेन के हैं, और विमेन सिंगल्स में पोलिनी याद रख लो ना, पॉलिनी फ्रॉम इटली एंड अल्काराज फ्रॉम स्पेन। इटालियन ओपन 2025 मेंस एंड वेमेन। ठीक है, फिर विच ग्लेशियर इन नेपाल वाज डिक्लेयर्ड डेड इन May 2025। तो ये वैसे हम एक बार पढ़े थे, ये याला ग्लेशियर, हाँ याला है, ये लंगटंग वैली नेपाल में पड़ता है, याला ग्लेशियर, एंड रिसेंटली डिक्लेयर्ड डेड बिकॉज इट वाज रिड्यूस्ड बाय 66%। एंथ्रोपोजेनिक की रीजन्स होंगे। ठीक है, याला ग्लेशियर पूछ सकता है, नेपाल में अभी हाल ही में ख़त्म हो गया है, तो ये लंगटंग वैली में है नेपाल में। हु वन द गोल्ड इन द मेंस जैवलिन थ्रो एट 2025 दोहा डायमंड लीग। दोहा डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता है,
अब की बार ये इन्होंने सिल्वर जीता है 90.23 मीटर फेंक के, लेकिन दोहा डायमंड लीग में गोल्ड किसने जीता है जैवलिन थ्रो में? सो इट इज़ जूलियन वेबर, ठीक है, जर्मनी से हैं ये, जर्मनी, ठीक है। ऑल राइट, देन वेयर इज़ द रिन्यू पावर इस्टेब्लिशिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स? इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स, बस इतना याद रखो कि 22,000 करोड़ की लागत से बना है। ये कहाँ है? मेरे ख्याल से ये आंध्रा में। ये क्या है भाई, ये आंसर ही नहीं दिया हुआ है। ये इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? रिन्यू पूछो ज़रा। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स ये भडला सोलर तो मेरे ख्याल से जैसलमेर भी दे रखा है, बीकानेर भी दे रखा है। तो इसका आंसर हम बाद में देखते हैं। इसका शॉर्ट में रिन्यू नाम से मतलब एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, रिन्यू। तो है तो राजस्थान में, बट कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है वो देख लेंगे बाद में। तो अब पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में देखते हैं।